जोहार, सक्सेस राइडर पलामू में आपका स्वागत बा। आज हम लोग पढ़ब भारत और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में। मुद्रा का होता है, मुद्रा का क्या प्रकार है, इस सब को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मुद्रा ही उसको कहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ, जिसको बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण कितनी बार? विमुद्रीकरण का मतलब कि किसी भी मुद्रा को प्रचलन से गायब कर देना, समाप्त कर देना, इनवैलिड कर देना। तो भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण कुल अभी तक 3 बार हुआ। पहला बार हुआ था आज़ादी के पहले और दूसरा बार हुआ था आज़ादी के बाद, और तीसरा बार तो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। आप लोग तीसरा तो आप लोग महसूस किए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो भारत में अब तक कुल विमुद्रीकरण कितने बार हुआ है? 3 बार। मतलब मुद्रा, कोई भी मुद्रा है वो प्रचलन से बाहर हो गया, हटा दिया। तो पहला बार हुआ था 12 अगस्त 1946 को, यानी कि भारत आजाद होने से पहले। मैंने कुल मिलाकर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ होगा, दिसंबर में हुआ था पहला मीटिंग। तो 12 अगस्त 1946 को पहला विमुद्रीकरण होता है और 10,000 और 1,000 के नोट बंद कर दिया जाता है। तो 10,000 का नोट था। हाँ, 10,000 और 1,000 का जो नोट था वो प्रचलन से बाहर कर दिया, लेकिन पूरा नहीं, कुछ 10,000 और कुछ 1,000 का। लेकिन जब भारत आजाद हो जाता है तो फिर से 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट प्रचलन में आ जाते हैं। आजादी के पहले क्या किया गया था? 1,000 और 10,000 के नोट को विमुद्रीकरण कर दिया गया था, उसकी वैलिडिटी समाप्त कर दी गई। उसके बाद आजाद हो गया तो भाई पैसा को जरूरत था, तो 1,000, 5,000 और 10,000 का नोट प्रचलन में आ गया। आप तो 5,000 और 10,000 का नोट देखे हैं? ससुरा आमू नहीं देखे, गूगल में देखे कैसे रहता है। तो कहने का मतलब है कि दूसरा का विमुद्रीकरण होता है 16 जनवरी 1978। पता ही होगा भारत का प्रधानमंत्री समय कौन होगा? मोरारजी देसाई। 77 में इंदिरा गांधी हार गई। तो गठबंधन की सरकार जो है पहली बार विमुद्रीकरण करती है। कि आजादी के बाद विमुद्रीकरण का श्रेय जाता है तो गैर कांग्रेसी सरकारों को जाता है। ये देखिए छोटा सा 10,000 का नोट है, एकदम 1 रुपया का जो नोट होता था उसकी तरह 10,000 का नोट होता था, इसका विमुद्रीकरण कर दिया। अब 5,000 वाला नहीं निकाले, ये देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10,000 का नोट देता था। तो कहने का मतलब है कि भारत में अभी तक 2 बार विमुद्रीकरण हुआ है और दोनों बार गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया है। एक बार किया गया 16 जनवरी 1978 को, जब मोरारजी देसाई की सरकार रही होगी, और 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए। ठीक है। और ये देखिए दाएं से 50,000 का हो गया, 5,000 वाला लेंगे, 50,000 का भी नोट हुआ नहीं, इंडिया का नहीं है। और दूसरा विमुद्रीकरण आजादी के बाद होता है 8 नवंबर 2016 को, जो आदरणीय माननीय सर्वज्ञानी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है। ये देखिए 5,000, ये 5,000 रुपए का नोट भी 1 रुपया का नोट टाइप का ही है। कितना छोटा नोट है, देख सकते हैं कितना है। तो कहने का मतलब है कि 2 आजादी के पहले एक बार विमुद्रीकरण हुआ, आजादी के 2 बार बाद हुआ। आजादी के बाद दोनों बार हुआ है, वो गैर कांग्रेसी सरकारों ने किया है। एक बार मोरारजी देसाई 1978 और एक बार मोदी जी 2016। सर एक बार और हुआ 2,000 का नोटबंदी, वो तो उसको विमुद्रीकरण नहीं कहते हैं, वो तो सीधे कम कर दिया गया। देखो वहाँ पे आप 2,000 का बैंक नोट लेके जाइएगा तो चलेगा, अचानक से बंद नहीं कर दिया गया ना। विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोटबंदी, तो नोटबंदी नहीं हुआ है। 2,000 का नोट क्या हुआ है? वो बैंक में जमा हुआ तो रख लिया गया, वो वापस नहीं मार्केट में आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर कोई लेके जाएगा बैंक वाला नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अभी 500 का पुराना नोट लेके जाएगा तो बैंक वाला नहीं लेगा, 5,000 का नोट लेके जाएगा तो नहीं लेगा। तो इसको बोलते हैं नोटबंदी, नोट ही बंद कर दिया। तो भारत में नोटबंदी कितने बार हुआ? 3 बार। कब हुआ? ये भारत आजादी से पहले, आजादी के 1946, 1978 और 2016। आजादी के बाद 2 बार, आजादी के पहले 1 बार। तो नोटबंदी या विमुद्रीकरण भारत में 3 बार हुआ। अब
ये विमुद्रीकरण का कारण क्या हो सकता है या कारण क्या बताया जाता है? तो कोई भी सरकार भारत में करे या दुनिया किसी देश में करे तो कारण क्या बताती है कि ब्लैक मनी को रोकना, काला धन को समाप्त करना एक कारण बताया जाता है। मोदी जी भी बोले थे काला धन को समाप्त करेंगे। ये अलग बात है कि जितना नोटबंदी को उतना नोट बैंक में जमा हो गया तो काला धन नहीं था, ये प्रमाणित नहीं हो पाया, सभी नोट तो ओरिजिनली जमा हो गए। तो काला धन समाप्त करना पहला कारण होता है। दूसरा होता है कि नकली नोटों को समाप्त करना। एक्चुअली क्या है कि बहुत दिन अगर कोई नोट रह जाए तो विदेशी आक्रांता जो होते हैं, विदेशी व्यापारी जो होते हैं, वो नकली नोट उसी टाइप का बना देते हैं। जैसे नया वाला 500 का नोट आया है अभी, तो इसका नकली नोट बहुत कम निकल रहा है, लेकिन पुराने वाला जो नोट था, अगर आप लोग कोई व्यापारी वर्ग से होंगे तो आपको पता होगा कि नकली नोट आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती थी। खास करके पाकिस्तान और बांग्लादेश से वो सप्लाई होता था। हमेशा पता चलता था कि 50 लाख 20 लाख पाकिस्तान पकड़ा गया, लातेहार पकड़ा गया, बिहार में पकड़ा गया, ऐसे पकड़ा हुआ। तो नकली नोट समाप्त करना एक मंशा हो सकता है। और एक मंशा ये होता है कि टैक्सों की चोरी को रोकना। अब मुद्रा बंद हो गया तो तकिया के नीचे पैसा है, चाहे बेड के नीचे आपको निकाल के देना पड़ेगा। तो आप जब निकाल दीजिएगा तो पता चलेगा ना कि पास कितना है, कितना पैसा, कितना। तो फिर आप जो टैक्स चुरा रहे थे वो टैक्स नहीं चुरा पाएगा। टैक्स आपको सबमिट करना, पैसा आपके पास इतना आएगा, टैक्स कितना जमा। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये कारण, तीन कारण होता है डोमिनेशन का या विमुद्रीकरण का या नोटबंदी का। तो नोटबंदी का तीन कारण क्या क्या है? काला धन को रोकना, नकली नोटों को समाप्त करना और टैक्स की चोरी को रोकना। ये तीन कारण सरकारें बताती हैं। भारत में अभी तक 3 बार ही हुआ है नोटबंदी, एक बार आजादी से पहले और 2 बार आजादी के बाद। अब आते हैं कि मुद्रा कितने प्रकार का होता है, करेंसी जो होता है कितने प्रकार का। तो करेंसी मूलतः 4 प्रकार का होता है: हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी और प्लास्टिक करेंसी। तो पहले आते हैं हार्ड करेंसी क्या है, यानी कि सख्त मुद्रा किसे कहते हैं। तो सख्त मुद्रा वैसी मुद्रा है जिसकी मांग ज्यादा हो और सप्लाई कम हो। जैसे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि सरकार अगर गरीबी है तो सरकार ढेर सारा नोट छाप दे। तो अगर आपके यहाँ नोट ज्यादा छपेगा तो ये पहचान है कि आप गरीबी है। आपका पैसा का डिमांड करें, पैसा आपके पास कम हो, करेंसी कम हो, तो ये सख्त मुद्रा या हार्ड मुद्रा हार्ड करेंसी कहा जाता है। तो ऐसा मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो, जिसका मांग ज्यादा और आपूर्ति कम हो, यानी कि डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई। तो ये बेसिकली दिखा जाता है विकसित देशों में। वहां पे मुद्रा की मांग ज्यादा होती है लेकिन आपूर्ति मुद्रा की कम होती है। डॉलर आज अभी ज्यादा, मतलब डॉलर से कंपेयर क्या होता है, डॉलर कम छपता है। अगर करेंसी ज्यादा छपेगा तो फिर मुद्रा का वैल्यू जो है गिर जाएगा। मान के चलो कि एक जगह 10-20 सुंदर लड़कियां, 20 के 20 सुंदर हैं, तो फिर उनकी सुंदरता का कोई मोल नहीं रह जाएगा। लेकिन एक जगह कोयला का खान है, वो सुंदर लड़की पहुंच गई तो उसको तो लोग सुंदर समझेगा ना। तो मामला ये है, यानी कि अगर आपके सबके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सबके पास कीबोर्ड है, वो स्मार्टफोन है, तो ऐसे करके वो वाला फोटो डालेगा ना वो कहने का। हाँ देख लीजिए छवि फोटो खींचे लगे। तो हार्ड करेंसी समझ में आ गया। अब सॉफ्ट करेंसी जो विकासशील देशों में होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसी मांग जो आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि इसकी मांग कम हो, आपूर्ति ज्यादा हो। मांग ही वो मुद्रा है और सरकार भी इसको छाप दे, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट करेंसी। बेसिकली विकासशील देशों में होता है। जस्ट एग्जांपल भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, etc। अब आते हैं, एक होता है हॉट करेंसी, गरम मुद्रा। उसको छूते ही देह में आग लग जाता है, एकदम हॉटनेस होता है। तो उस हॉट करेंसी का खास क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। यहाँ बोलो जो पहले नहीं, क्वेश्चन कर लो। हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन कुछ नहीं से क्लियर हो गया। तो एक होता है हॉट करेंसी, और हॉट करेंसी की 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला कि जिसकी पलायन की क्षमता ज्यादा हो, जो जल्दी ट्रांसफर हो जाए, वो रुके ना। जो करेंसी रुके ना उसको हॉट करेंसी कहते हैं। आगे को हाथ में रख लीजिएगा, जैसे आगे से छोड़ दीजिएगा।
कृपया करके सानिया जी, आपके पास नया मोबाइल है कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा अभी करेंसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना करेंसी का जीवन अधूरा है। तो हॉट करेंसी का पहला बिंदु है कि जिसकी पलायन क्षमता ज़्यादा हो, यानी कि उसको हाथ में रखिए तुरंत निकल जाए। जैसे आगी होता है ना, तो आगी को हाथ में रखिएगा तो कितना देर रख सकते हैं, 1 सेकंड नहीं, तुरंत इसे फेंकना चाहिए। जल जाएगा आदि। हाँ, आग। हाँ, तो हॉट करेंसी का पहला एग्जांपल है कि वो पलायन तुरंत हो जाएगा, वो आपके पास रुकेगा। दूसरा है कि जिसकी तरलता अधिक होगी, यानी कि वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म क्या होता है आप लोगों को बताया जा चुका है पहले। चौथा है कि एग्जांपल में डॉलर जो है वो कम छपता है, तो डॉलर से आप कंपेयर करते हैं, अगर आपके पास आ भी गया तो रुकेगा नहीं, वो तुरंत चला जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर यूज होता है। और विकसित देशों में हॉट करेंसी होता है। तो विकसित देशों में कौन कौन करेंसी होता है? हार्ड और हॉट। ठीक है, सख्त मुद्रा और गर्म मुद्रा। मुलायम होता है, सॉफ्ट विकासशील में होता है। मुलायम मुद्रा जो है वो भारत जैसे विकासशील देशों में होता है, छपता ढेर है और मांग कम होता है। भारत का मुद्रा दुनिया में कौन मांगेगा? लेकिन डॉलर हर जगह, हर दुनिया के हर देशों में मांग है। ये आप अपने देश में मत देखिए ना, आपकी करेंसी को पूरा वर्ल्ड में कितना डिमांड है इस प्रकार से देखिए। अब एक चौथा है प्लास्टिक करेंसी, जिसको हम लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली विकासशील और विकसित दोनों जगहों पे उपलब्ध होता है। ये प्लास्टिक कार्ड होता है, ऐसे स्वाइप किए और माल निकाल दिए। या आजकल तो पेटीएम करें आता है ना, बिना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का पेटीएम बनेगा क्या अकाउंट? स्मार्ट कार्ड का बनेगा क्या? तो कहने का मतलब है कि ये सब जगह उपलब्ध है। तो मुद्रा कितने प्रकार का था? मुद्रा 4 प्रकार का मुद्रा था। और करेंसी 4 ही ना, वो एक ही ना हुआ सर, मुद्रा और करेंसी। अच्छा, मुद्रा और करेंसी एक ही होता है, ऐसा सानिया जी। अब सानिया जी कर रहे हैं तो अलोहा की बात है, मानना ही पड़ेगा। अलोहा। अब आते हैं बैंकिंग। तो बैंकिंग का जो फंडा है, तो बैंक शब्द एक इटालियन भाषा है। बैंक शब्द जो है ये इटालियन भाषा है, और इटालियन भाषा का जो बेंच है, आप लोग आजकल इसको बेंच करते हैं बैठने वाले को, तो बेंच से बना है बैंक। इटालियन भाषा बेंच से क्या बना है? बैंक बना है। और बैंक का शाब्दिक अर्थ हिंदी में अगर कहा जाए तो होता है अधिकोष। अधिकोष, जहाँ पे कोष को अधिक मात्रा में जमा किया जा सके, अधिकोष को क्या कहते हैं? बैंक। और ये किस भाषा से बना है? इटालियन। इटालियन में बैंक को क्या कहते थे? बेंच। बेंच से बैंक बना। ठीक है, और आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत जो है वो इटली में हुआ था। आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। और सबसे पहले 1157 में बैंक ऑफ वेनिस, आधुनिक बैंक जो पहला था वो खुला कब? 1157 में बैंक ऑफ वेनिस खुला। अब बैंक ऑफ वेनिस कहाँ था? इटली में। तो आधुनिक बैंक सबसे पहले कहाँ खुला? इटली। कब खुला? 1157। बैंक का नाम बैंक ऑफ वेनिस। अब भारत में भी बैंक की बात की जाएगी, तो भारत में सबसे पहला आधुनिक बैंक खोला गया 1770। 1770। बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था ये इटली के द्वारा खोला गया था भारत में, और इटली की एक कंपनी भारत में काम करती थी जिसका नाम था अलेक्जेंडर कंपनी। तो इटली की कंपनी का नाम क्या था? अलेक्जेंडर कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी की सहायक थी, ब्रिटिश कंपनी की सहायता करने के लिए यहाँ आई थी। तो इसी इटली की कंपनी ने भारत में पहला आधुनिक बैंक खोला, और इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसके बाद अंग्रेजों ने 3 बैंक खोले, जिन्हें प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। तो अंग्रेजों ने जो बैंक खोले उसे कौन सा बैंक कहा जाता है? प्रेसिडेंसी बैंक। 3 बैंक खोले। पहला बैंक खोला बैंक ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे देखिए, भारत का आधुनिक बैंक अगर आ जाएगा तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान,
लेकिन अंग्रेजों के द्वारा खोला गया बैंक आएगा तो पहला बैंक था बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल कब खोला गया? 1806 में। उसको क्यों फाड़ रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? किसी के दिमाग भी नशे में है, किसी की आंख नशे में है, यहाँ सब नशे में ही लग रहे हैं। तो बैंक ऑफ बंगाल कब खोला गया? 1806। किसने खोला? ब्रिटिशों ने। इसे कौन सा बैंक कहा गया? प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक। प्रेसिडेंसी बैंक दूसरा कहाँ खुला? बम्बई में। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे खुलता है और यदि प्रेसिडेंसी बैंक था। तीसरा खुला बैंक ऑफ मद्रास 1843। तो पहले बंगाल, फिर बम्बई और फिर मद्रास, 3 प्रेसिडेंसी बैंक। और खोला किसने? ब्रिटिशों ने। यानी कि ब्रिटिशों द्वारा खोले गए बैंक को कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। उसके बाद हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध। और जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो बैंकिंग पे सिस्टम पे संकट आ जाता है। बैंकिंग सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। देखिए परिया जी का मंडल डैम से घूम कहीं तो मुस्कुरा रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बैंकिंग सिस्टम जो है संकट में आ जाता है। तो ये तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक था उनको मर्ज कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। जिसे दूध में पानी डाल के मिला दिया जाता है तो पता नहीं चलता है, वैसे तीनों को मिला दिया जाता है। और ये मिलाया जाता है कब? जब 1914 से 1918 तक प्रथम वर्ल्ड वार चला तो 1921 में। तो तीनों बैंक का मर्ज कब हुआ? मर्जर कब हुआ? 1921। और जब मर्जर हो गया तो एक नया बैंक बना और नया बैंक का नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नया बैंक का नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है बाद में जब राष्ट्रीयकरण हो गया, इसका नेशनलाइजेशन हो गया, तो 1 जुलाई 1955 को बैंक का नाम भी बदल गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921। और उसका राष्ट्रीयकरण होता है। तो राष्ट्रीयकरण कब होता है? आजादी के बाद। और उसका नाम बदल हो जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सवाल है कि बैंक का राष्ट्रीयकरण कैसे होगा? तो जब किसी भी बैंक में कम से कम 50% से के आसपास या 50% से अधिक राशि सरकार की होगी तब वो बैंक राष्ट्रीयकरण कहलाएगा। यानी कि सरकारी बैंक का मान्यता या राष्ट्रीय बैंक का मान्यता उसको तब मिलेगा जब उस बैंक में जो भी अमाउंट है उसका 50% कम से कम सरकार का। इसीलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण आज तक भारत का कोई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को छोड़कर नहीं कर पाया, क्योंकि उनके टाइम में भारत डेवलपिंग सिस्टम जो था वो तेज था और अच्छी स्थिति में था। तो उन्होंने लगातार अपने पैसे को बैंक में रख के और बैंक को सरकारी राष्ट्रीयकरण किया। नहीं तो फेंकने वाले प्रधानमंत्री बहुत सारे आ गए होंगे, बहुत अलग अलग क्वालिटी के आ गए होंगे, एक भी बैंक का राष्ट्रीयकरण किया तो बता। तो बैंक का राष्ट्रीयकरण ऐसे कोई कर नहीं सकता है। बैंक का राष्ट्रीयकरण कब होगा? जब सरकार का 50% कम से कम उस बैंक में पैसा, यानी कि 50% बैंक का शेयर सरकार के पास हो तब वो बैंक राष्ट्रीयकरण कर सकता है। तो राष्ट्रीयकरण का एक नियम है। तो SBI जो है उसमें सरकार का 50% से अधिक शेयर होगा तो राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये किया गया 1955 में। तो SBI का स्थापना कब होता है? 1 जुलाई 1955। देखिए सब चीज आपको एक एक बारीकी से बता रहे हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे कम्पिटिटिव तो MCQ में BBI क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। तो SBI का स्थापना, SBI का पुराना नाम क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI का पुराना नाम पूछ रहे हैं। तो SBI का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कितने बैंकों से मर्ज होकर बना था? तो 3 बैंक। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1921। ये 3 बैंक कौन कौन थे? तो बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ठीक है। आज से कौन सा बैंक आ जाता था? तो प्रेसिडेंसी बैंक आ जाता था। इसकी स्थापना किसने की? तो अंग्रेजों ने की थी। तो इन चीजों को आपको रटना होगा, समझना होगा, जानना होगा। पहला गैर प्रेसिडेंसी बैंक, यानी कि पहला ब्रिटिशों के द्वारा जो बैंक खोला गया उसमें गैर प्रेसिडेंसी बैंक कौन था?
यानी कि किसी देशी रियासत के द्वारा खोला गया बैंक कौन था? तो बैंक था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक नाम सुने होंगे आप लोग। तो इलाहाबाद बैंक सबसे पहले खोला गया गैर प्रेसिडेंसी बैंक था, जो 1865 में खुला, 1865। और 1861 में पहला बार कोई कमर्शियल बैंक खुला, उसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। और इसका मैनेजमेंट जो था वो भारतीयों के द्वारा किया गया। पहला कमर्शियल बैंक अवध कमर्शियल बैंक है 1861, और जिसका प्रबंधन मैनेजमेंट का काम जो है भारतीयों द्वारा किया। लेकिन अगर भारतीयों द्वारा संचालित बैंक की बात की जाए तो वो बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। भारत का पहला भारतीय व्यक्तियों के द्वारा संचालित पहला बैंक का नाम अगर पूछा जाएगा तो पीएनबी है, जो 1894 में खोला गया था। और इसका हेडक्वार्टर लाहौर। 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह ने दो व्यक्तियों ने मिलकर भारत का पहला भारतीय बैंक कहा था। अगर पहली भारतीय बैंक की बात की जाती है तो पीएनबी। इसीलिए उसका अगर अकाउंट नंबर भी अगर आप देखिएगा तो 100 से शुरू होगा, वो बाद में होगा। बेसिकली उसमें 1 का मात्रा या 0 का मात्रा ज्यादा होता है। तो भारतीय द्वारा संचालित बैंक कौन सा है? पीएनबी। दयाल सिंह और लाला लाजपत राय ने खोला था, ये पहला भारतीय बैंक। अब उसके बाद बनता है आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई एक्ट कब बनता है? आप देखिए, नहीं पढ़े में तो मान लीजिए 1935, क्योंकि आपको आरबीआई एक्ट 1 अप्रैल 1935 की याद। तो आरबीआई कानून बनता है 1934 को, और आरबीआई बैंक बनता है 1 अप्रैल 1935। एक्ट बना 34 को, पहले कानून बना, अधिनियम बना, फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण, आजादी के बाद 1 जनवरी 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। और स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। और भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। ये पहला केंद्रीय बैंक ना आरबीआई। हाँ, आरबीआई सॉरी माफ कीजिएगा, पहला केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक पहला, हाँ, वो सरकार का बैंक होता है ना, बैंकों का बैंक। हाँ, तो पहला केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक जो था आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात की जाए आजादी के बाद तो मात्र 2 बार हुआ। एक बार इंदिरा गांधी ने किया है और दूसरी बार इंदिरा गांधी ने, दोनों बार में, यानी कि दोनों बार इंदिरा गांधी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार हुआ था 19 जुलाई 1969 को, मित्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और दूसरी बार हुआ था 15 अप्रैल 1980, उस समय भी इंदिरा गांधी। तो पहली बार 14 बैंक और दूसरी बार 6 बैंक, 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। यानी कि 20 बैंकों में भारत सरकार का शेयर 50% से अधिक था। वर्तमान में 2017 की बात की जाए तो वो घट के 19 रह गई। तो 20 यहाँ था, अब एक ऐसे हुआ तो कैसे हो जाना चाहिए? तो यानी कि 2 घट गया, यानी कि 2 राष्ट्रीय बैंक ऐसे थे, या तो मर्ज कर गए या बंद हो गए। तो 2017 तक राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? 19। और सार्वजनिक बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर के जो बैंक होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 27। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।